मैं अपने दोस्तों से ये बातें सुनता आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत फायदा होता है। एक तो वो डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है। उसको ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती। जिस रंग में उसको रंग दो उसी रंग में रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है और वो डरी सहमी रहती है अपने पति से। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नी के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे वो समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बड़ा कर पेश करती है, घर में लड़ाई झगड़ा करती है और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूंगा। इसलिए मैंने अपने घर में अपने माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से ही शादी करूंगा। तो आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की देखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा मुंह हैरत से देखने लगी और कहने लगी, कैसी बेशर्मों जैसी बातें कर रहा है। अरे, छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की लेकर आएगा तो वो हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी संभालेगी। लेकिन मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी। मैंने शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से करनी है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी खुद की उम्र 34 साल की हो चुकी थी और मुझे पत्नी चाहिए थी कम उम्र। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था। मजबूरन मेरी माँ को मेरी बात मानना पड़ी और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। और जल्दी ही एक ऐसी लड़की मुझे मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल की होगी। उसका नाम अवंतिका था और फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पर मेरी नई नवेली दुल्हन अवंतिका बैठी हुई थी। अवंतिका बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा। मुझे कितनी कमसीन और कितनी सुंदर पत्नी मिली है। वो बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने अवंतिका को सिर्फ फोटो में ही देखा था, लेकिन सच में तो अवंतिका और भी ज़्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शायद, और उसे डरा हुआ देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी। मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टी मेरे आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी की ज़्यादा तारीफ मत करना, पहले ही रात में उसे इतना डरा धमका कर रखना कि वो तुझ पर हावी न होने पाए, नहीं तो बाद में तो उसे काबू नहीं कर पाएगा। और मैं इन सारी बातों पर अमल कर रहा था। इसलिए अवंतिका को डरा सहमा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो, अवंतिका तो मेरे डराने से पहले ही डरी हुई है। इस डरी सहमी सी लड़की को थोड़ा और डराया जाए, ये ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने अपने फ़ोन पर 30 सेकंड का टाइमर सेट कर दिया। 30 सेकंड के बाद मेरे फ़ोन पर रिंगटोन बजी। मैं फ़ोन लिए कमरे में साइड पर चला गया और फ़ोन पर किसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बातें करने लगा। मैं गुस्से से फ़ोन पर बोलने लगा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें यही समय मिला है मुझे ये बुरी खबर सुनाने का। तुमको पता नहीं है मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बक बक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन इंसान खड़ा है। जिस इंसान को अपनी खैर चाहिए वो मेरे सामने जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कल आकर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है और तुमने गलती की है और तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें नौकरी से निकलना पड़ेगा। जो बातें मैं अपनी पत्नी को सुनाना चाहता था, वो सारी बातें मैंने फ़ोन पर किसी और को सुनाकर दरअसल अपनी पत्नी के कानों में डाल दी। मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी, उसने मेरे हाथ से लेकर सामने टेबल पर रख दी। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियाँ पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को गुस्से की नज़र नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपना हाथ मेरे हाथों से एकदम से खींच लिया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। मैं अभी उसे कुछ नहीं बोला था कि तभी डर के मारे वो बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन
शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई तो सब लोग इस बात का गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। अपने हिसाब से मैंने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झिझोड़कर होश में लाने की कोशिश की, तब भी वो होश में नहीं आई। तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि ये समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरे माँ बाप तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वो घर का सारा काम संभाल सके। मेरी माँ का कहना था कि एक 17-18 साल की लड़की क्या काम करेगी। मेरी माँ ने कहा, ऐसी बहू होनी चाहिए जो कि बहुत ही सुघड़ हो, बहुत ही सलीकेदार हो और घर को संभाल सके। सब घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने अपनी मर्जी से कम उम्र की लड़की से शादी की। अब अगर मैं कहूँ कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त तो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी हंसी मुझे और भी गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उससे कहा कि हंसने का और मजाक उड़ाने का ये वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वो होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे, सर्दी में भी। मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था कि शायद यहाँ से मेरी कोई मदद हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी को तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे, घर वाले सोने की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे में उसकी डॉक्टर पत्नी घर आ गई तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। ज़रूर उन लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि ज़रूर दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप पर झुंझलाने लगा कि क्यों बेकार में मदद मांग बैठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बात मेरे ही गले पड़ गई और फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि अपनी पत्नी को मेरे घर मत लाना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, परेशान मत हो, मैं फ़ोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूँ। अपने दोस्त की ये बात मुझे ठीक लगी और मैं उसकी डॉक्टर पत्नी से बात करने लगा। अवंतिका को होश में लाने की तरकीबें पूछने लगा। मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझसे कहा कि अवंतिका के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डाल दो, क्योंकि सर्दी है। इस तरह से गर्माहट मिलेगी और वो होश में आ जाएगी। मैं यही सब कुछ कर रहा था। मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी मुझे तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अचानक ही बोल दिया कि अवंतिका को होश आ गया है। दरअसल मैं ये सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि अवंतिका होश में आ चुकी है। हालांकि अवंतिका अभी तक होश में नहीं आई थी। मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया और फ़ोन काट दिया। परेशान होकर मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? तभी मेरी नज़र साइड टेबल पर रखी दवाई की शीशी पर गई और उस दवाई को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये दवाई तो नींद की थी। शीशी में से थोड़ी सी दवा टेबल पर भी पड़ी हुई थी और जिस गिलास से अवंतिका ने पानी पिया था उसमें भी थोड़ी सी दवा लगी हुई थी। इसका मतलब मेरी पत्नी अवंतिका ने जानबूझकर बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर था कि दवा को अपना असर करने में थोड़ा वक्त लगा होगा। जितनी देर मैं उससे बातें कर रहा था इतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वो बेहोश हो गई। और ये दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे होश में कोई भी नहीं ला सकता था। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा। मुझे तो वो बहुत ही मासूम लड़की लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर ये सब क्या है। मेरी पत्नी ने अपनी ही स्वागरात में खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? क्या वो मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती थी? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? पूरी रात मैं इसी उलझन में रहा। सुबह लगभग 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी मम्मी खड़ी थीं। उनको देखकर मैं हैरान हो गया। इस समय तो हमारे घर में कोई नहीं जागता था। मम्मी भी सुबह को इतनी जल्दी नहीं जागती थीं और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि अब जितनी भी रस्में करनी हैं वो एक दिन छोड़कर करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मम्मी बोली, तुम अभी तक इस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर।
मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी, मेरी अभी अभी शादी हुई है। ये मेरा कमरा है। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली कि हमारे खानदान की ये परंपरा है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन शादी वाले कमरे में बहुत देर तक नहीं रुकते। सुबह होने से पहले ही उन्हें कमरे से निकलना होता है, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। क्या मम्मी, आज के ज़माने में भी आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे एक जोरदार डांट लगाई। मजबूरन मैंने कहा, ठीक है मम्मी, चलिए चलते हैं। मम्मी ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है वो बाद में कर लेना, अभी वो सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वो तो यही समझती कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने कर ली है, लेकिन और भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो मुझे दुल्हन से पूछना है, और मैं वही ज़रूरी बातें दुल्हन से पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। बड़ी उम्र की लड़की होती तो उसे थोड़ी समझ होती। अब इतनी कम उम्र की लड़की लाए हैं तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जाकर देखूं ठीक है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था कि मुझे मेरी माँ की बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी माँ का मतलब समझ चुका था, लेकिन जब वो पहले ही बेहोश हो गई तो भला इस बात की क्या तुक। मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने बनाए कि मेरे साथ चलें। मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बनाकर दे दें। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप कॉफ़ी बनाकर दे दें। मेरे बहाने मेरी माँ को और भी शक में डाल रहे थे। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ को धक्का दिया और अंदर चली गई। मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो और उसे पता हो कि कोई बुरी खबर ही मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद ही मेरी मम्मी बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी कि तू अभी तक यहीं खड़ा है। फिर अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बेकार में ही शक कर रही थी। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि मम्मी ने कैसे जांच लिया कि मेरी पत्नी ठीक है या नहीं। हालांकि मैंने तो अब तक उसे छुआ भी नहीं था। मैं अंदर कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर मैं भी हैरान था। अवंतिका के बिखरे हुए बाल, उसके होंठों की फैली हुई सुर्खी रात की कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद अवंतिका की ये हालत देखकर ही मेरी माँ संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन सुकून सब कुछ बर्बाद हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मेरी पत्नी थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, यानी कि उसे होश आ चुका था, लेकिन मैं अवंतिका की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि कमरे से बाहर चला गया और पूरा दिन मैंने उससे कोई बात नहीं की और रात को आकर भी आराम से अपने कमरे में सो गया। हालांकि मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। घर में हर कोई यही बातें कर रहा था कि चलो दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत साबित नहीं हुआ। शादी की सारी रस्में खैरियत से निकल गईं। रात को जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए खाना लगा दूं। मम्मी जी ने कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, साथ खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आकर खा लूँगा। अवंतिका कहने लगी कि नहीं, मम्मी जी कह रही थी कि साथ में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मेरे सामने तो ये प्यार व्यार की बातें ना करो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम से शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूं। मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, ये मेरी इज्जत का भी सवाल है। मजबूरी में ही सही मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने अपनी पत्नी को लेकर न जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? हम दोनों के बीच नाता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी तुमने मम्मी के सामने ऐसा जाहिर क्यों किया कि जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ऐसा करके तो मम्मी की नज़रों में एक अच्छी बहू साबित हो गई, और अगर मैं मम्मी जी के सामने जाकर तुम्हारी सच्चाई बताऊं तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, मेरे घर वालों का नहीं। तुमने शादी की पहली रात मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुमने क्यों रात को बेहोशी की दवा खा ली? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तुमने इसीलिए दवा खाई ताकि तुम्हें मेरा चेहरा न देखना पड़े? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी पत्नी को लेकर न जाने क्या क्या सपने सजाए थे,
लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ, मुझे धोखा क्यों दिया? कौन है तुम्हारे दिल में? किससे वफाएं निभा रही हो? किसको अपने दिल से अभी तक नहीं निकाल पाई हो? मेरी बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से रोने लगी। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। मैंने कहा, अच्छा सुनाओ, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोते हुए बोली, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। मैं हैरत से अवंतिका का मुंह देखने लगा। मैंने अपना सिर पीट लिया। अजीब लड़की है, खुद ही कहती है कि मेरी बात तो सुन लो और खुद ही कहती है कि मुझे शर्म आती है। अपना सर हाथों में थामे मैं बैठा था। और लाओ, कम उम्र की लड़की, अब झेलो इसे, मैंने अपने दिल में सोचा। मैं अवंतिका को रोता हुआ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल गया। हमारे घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे। अवंतिका सबके सामने मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती जैसे हम दोनों में कितना प्यार हो। हम दोनों को यूं करीब करीब देखकर सारे रिश्तेदार आपस में बातें करते थे कि तुम्हारे बेटा बहू में तो बहुत प्यार है, भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और उन लोगों की बातें सुनकर मम्मी गर्व से सिर उठाकर कहती, हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है? मैंने उसको संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहो। मैं आम रिवायती सासों की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटा बहू में लड़ाई करवाएं। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। हमारी शादी को 5 दिन हो चुके थे और मैंने अवंतिका को छुआ भी नहीं था। अब तो मुझे एहसास होने लगा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे किसी समझदार लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी ज़िंदगी ऐसी तो ना होती। अगर उसे कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती, तो कम से कम वो खुलकर मुझसे बात तो करती। अब तो मैं कभी कभी ये भी सोचने लगा था कि मुझे मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेता, क्योंकि फिर मम्मी मुझे ही ताने देती कि और लाओ कम उम्र की दुल्हन, अब तुम खुद ही उसे झेलो। और फिर मम्मी जी सबके सामने सर उठाकर चल रही थीं, तो उनका सर भी झुक जाना था। रात को मैं जब अवंतिका के कमरे में गया तो वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। अवंतिका को देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा। खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सका और अवंतिका को पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा इतना करना था कि अवंतिका ऐसे ऐसे डर गई जैसे पता नहीं उसको शेर ने पकड़ लिया हो, और जोर जोर से रोने लगी। एक बार तो जी में आया कि रोती है तो रोती रहे, आज तो मैं उसे जी भर के प्यार करके ही रहूँगा। लेकिन वो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी कि पता नहीं उस पर कितना जुल्म हो रहा हो। और उसको इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। माना कि अवंतिका बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर पता नहीं अवंतिका मुझसे इतना दूर क्यों रहती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि ज़रूर अवंतिका किसी और से प्यार करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवा दी। और ये सोचते ही मेरा दिल दुखी हो गया। मैं अवंतिका से प्यार करने लगा था। उसकी मासूमियत से, उसकी सुंदरता से मेरे दिल में उसके प्यार की कोपल फूटने लगी थी। वो इतनी प्यारी थी, इतनी नाजुक सी थी कि जब वो सिसक सिसक कर रोती तो मेरा दिल करता कि मैं उसे अपने सीने में छुपा लूं और उससे कहूं कि तुम अपने दिल से सारे डर, सारे वहम निकाल दो। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुमसे खुशियां संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन अवंतिका मुझे ये सब करने का मौका ही कब देती थी। मैं अपना दिल महसूस कर रह गया। फिर मैंने अपनी ये समस्या किसी और की समस्या बताकर एक ऐसे इंसान के सामने रखी जो न मेरा रिश्तेदार था न मेरा दोस्त। उस इंसान ने कहा कि कुछ लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी लड़कियों के साथ प्यार से बर्ताव किया जाए तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अवंतिका पर तो प्यार का भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता। दिन भर वो भी मेरी बातों का हंस हंस कर जवाब देती, लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं उसे खा लूँगा। एक दिन मैंने अवंतिका से पूछा, अवंतिका, बस एक बात का जवाब दो, उस रात तुमने अपने आप को बेहोश क्यों कर लिया था? मेरी बात सुनकर अवंतिका कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। अगर आप मेरे पास आते तो आपको मुझसे नफरत हो जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। अवंतिका की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने अवंतिका से कहा, तुम्हारे पास आने से मुझे तुमसे नफरत कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी पत्नी हो, और हम लोग जितना पास आएंगे हमें एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी।
फिर नफरत कैसे हो सकती है? वो बोली, मेरे घर वालों को आपके घर वालों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरे घर वालों को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में किसी लड़के को शामिल नहीं कर सकती। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे दिल में कोई और लड़का है। अवंतिका की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो, अवंतिका की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उसने बोलना जारी रखा, बल्कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। अवंतिका की बातें मुझे उलझा रही थीं। अवंतिका, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, एक ही सांस में कह दो। तुम्हें जो कुछ भी समस्या है, मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। लेकिन प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और एक बात अच्छे से ध्यान में बिठा लो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। फिर अवंतिका ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अवंतिका बोली, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से ही कुछ लड़कियों में पाई जाती है। मुझे आज तक पीरियड्स नहीं हुए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी माँ न बन पाने के साथ साथ अपने पति को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाएगी। शायद मम्मी डॉक्टर की बात को मान भी लेती, लेकिन पता नहीं किसने मम्मी के कानों में भर दिया कि इस बीमारी का इलाज होता है, और फिर बस वो लालच में आकर अपने सर का बोझ उतार कर मेरी माँ ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ से बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करें, लेकिन वो नहीं मानी। बस इसीलिए उस रात मैंने खुद को बेहोश कर लिया था, क्योंकि आपको मेरे पास आने के बाद सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं आता। इतना कहते कहते अवंतिका रोने लगी थी। रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और तुमसे प्यार कर बैठी। सोचा था तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। जी चाहता है कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में ही बीत जाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इतने दिन तक आपने मेरा भरम रखा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अवंतिका की बातें एक के बाद एक मेरे सिर पर बम गिरा रही थीं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी लड़की के साथ ये हो सकता है। अवंतिका के दूर जाने के ख्याल से ही दिल में हुक सी उठी थी। मैं अवंतिका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में मुझे अवंतिका से मोहब्बत हो गई थी। ये जानकर खुशी हुई थी कि अवंतिका मुझसे प्यार करती है। अगले ही दिन मैं अवंतिका को एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, हाँ, कुछ लड़कियों में ये बीमारी होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ऐसी लड़कियां कभी मां नहीं बन सकती या फिर वो शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं होती। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा और लंबा होता है। आपकी पत्नी को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होंगी। साथ ही साथ आपकी पत्नी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आपकी पत्नी को आपके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। आज हमारा देश इतना आगे निकल चुका है, लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी इस तरह की बीमारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती है, और लड़की को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, और लड़की खुद को दोषी मानने भी लगती है। शायद इसीलिए तुम्हारी पत्नी इतना ज़्यादा डरी हुई थी और तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। इस बीमारी से ग्रस्त लड़कियां कभी कभी दिमागी मरीज बन जाती हैं, इसलिए आप अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसे बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और दुनिया में वो अकेली ऐसी लड़की नहीं जो इस बीमारी से जूझ रही है। न जाने और कितनी लड़कियां इस बीमारी से ग्रस्त हैं। घर आकर मैंने अवंतिका को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी अवंतिका का बहुत ध्यान रखा। जो कुछ भी हुआ था उसमें अवंतिका की कोई गलती नहीं थी। मैंने अवंतिका से कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा पूरा इलाज कराऊंगा, जितना भी पैसा लगेगा सब खर्च करूंगा। अब हम किसी न किसी बहाने से डॉक्टर के पास जाने लगे। धीरे धीरे मेरे प्यार और डॉक्टर की दवाइयों से अवंतिका ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने अवंतिका का एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया था,
तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर अवंतिका ने 2-3 दिन तक आराम किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। हमारी शादी को 8 महीने गुजर गए। अवंतिका अब बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मैं अवंतिका को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। जब तक अवंतिका खुद को सहज महसूस नहीं करती, तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन उस रात जब अवंतिका ने खुद ही पहल करते हुए मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए, तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैंने कसकर अवंतिका को बाहों में भर लिया और फिर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बन गई। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे कि हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में। मैं एसी वाले कमरे में बॉस के सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। बॉस के हाथ में मेरी बीसी और डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन उस आदमी की नज़रें फाइल की बजाय मुझ पर टिकी हुई थीं। वो 55 साल का आदमी पैंट कोट पहने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए लड़कियों से इंटरव्यू ले रहा था। मुझे हैरत इस बात की थी कि मैं पिछले 15 मिनट से उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा था, बल्कि ठीक से मेरी फाइल तक नहीं देखी थी। उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर थीं। शायद वजह मेरा बेतहाशा हुस्न था। मेरा शुमार हसीन तरीन खूबसूरत लड़कियों में होता था, लेकिन मैं सिर्फ खूबसूरती की ही धनी थी, किस्मत की नहीं। मैंने गरीब घराने में आँख खोली थी। मुश्किल से ही मैंने एमए की डिग्री हासिल की तो नौकरी के लिए घर से निकलना पड़ा। घर पर एक बीमार माँ और मेरे अलावा 2 जवान बहनें और थीं। पापा जिंदा नहीं थे, ना ही कोई भाई था, इसलिए मुझे ही घर गृहस्थी का पहिया खींचना था। मेरे अलावा घर को संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मुझे घर से निकलना पड़ा। नौकरी मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत थी। मैंने नौकरी के लिए दिल्ली के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई किया। मुझे अच्छे से पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं जानती थी कि मेरी पढ़ाई की डिग्रियाँ काम नहीं आएंगी, मगर मेरा हुस्न ज़रूर काम आ जाएगा। मैं ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की हरगिज न थी, इसलिए जानती थी कि मुझे नौकरी कैसे मिल सकती है। मैंने अपने हाथ की खाली उंगली को देखा, जिसमें कुछ समय पहले साहिल के नाम की अंगूठी जगमगा रही थी, लेकिन अब वो उंगली खाली थी। 2 साल पहले मेरी मंगनी साहिल से हो चुकी थी। दुबई जाने से पहले वो मुझे मंगनी की अंगूठी खुद अपने हाथों से पहना कर गया था। उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी थी और वो 5 साल से पहले हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। और इन 5 सालों में मेरी कोशिश थी कि अच्छी सी नौकरी करके दोनों बहनों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊं। मेरी दोनों ही बहनें जवान थीं। मेरी और साहिल की मंगनी हम दोनों की मोहब्बत का नतीजा थी। हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। साहिल का घर हमारे घर के बराबर ही था। बचपन से लेकर जवानी तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे, लेकिन दुबई जाने से पहले साहिल का परिवार दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। दोनों के कंधों पर अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां थीं और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने की खातिर नौकरियां करने पर मजबूर थे। मुझे साहिल से बेपनाह मोहब्बत थी। जब तक हम रात को एक दूसरे से बात न कर लेते, हमें चैन ही नहीं आता था। लेकिन गरीबी भी इंसान को किस तरह से मजबूर करती है। मैंने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और वो अंगूठी अपनी एक दोस्त को ये कहकर बेच दी थी कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो वापस ले लूंगी। जो पैसे मुझे अंगूठी के बदले मिले, मैंने उससे थोड़े ढंग के कपड़े खरीदे और वो पहनकर इंटरव्यू देने आई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मैंने बहुत ही सलीके से कपड़े पहन रखे थे, अपने आस-पास दुपट्टे को भी लपेट रखा था। अपनी खूबसूरती की वजह से उस ऑफिस में बैठी मैं एक काम सी लड़की की बजाय उस ऑफिस की मालकिन ही लग रही थी। सामने बैठे अधेड़ उम्र आदमी पर शायद मेरे हुस्न का जादू चल चुका था। उसने फाइल मेरे सामने रखी और कहने लगा, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं मिस नीलम। मैं खुश हो गई थी। मैंने पूछा, मेरी तनख्वाह कितनी होगी? मेरे सवाल पर वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी चेकबुक उठाई, उस पर कुछ फिल किया और चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, आप जैसी हसीन पर्सनल सेक्रेटरी को मैं एडवांस सैलरी दे देता हूँ। मैंने मुस्कुराकर चेक देखा और चेक देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो 2 लाख का चेक था। मेरी नज़र अचानक उस आदमी की तरफ उठी थी। मैंने पहले कहीं नौकरी नहीं की थी। मेरा अनुभव बिल्कुल जीरो था और मेरी पढ़ाई भी कुछ खास न थी। मेरी खूबसूरती के हिसाब से भी ये पैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही लग रहे थे। 2 लाख की रकम कम तो नहीं होती। कुछ देर के लिए तो मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैंने फिर उस इंसान की तरफ देखा जो मुझे ही तेज नज़रों से घूर रहा था। बॉस की तेज नज़रों का नतीजा था मैंने दुपट्टा ठीक से अपने कंधों पर फैला लिया और अपना गला साफ किया।
और कहा कि सर, मुझे अभी कोई अनुभव नहीं है काम करने का और आपको मैं बता भी चुकी हूँ, सब आपको ही सिखाना पड़ेगा। मैं एसी के थरथराते कमरे में भी पसीने से भीग चुकी थी। वो चेक मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। वो मेरी बात पर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराया, फिर अपना सिगार मुंह को लगाकर बोला, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। मैं उसकी बात पर चुप सी हो गई थी, फिर उठकर कमरे से चली गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैं गहरी सोच में गुम थी। भला एक फ्रेशर लड़की को 2 लाख कौन बेवकूफ़ तनख्वाह दे सकता है, वो सिर्फ इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ। इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना मैं कोई मल्टी टैलेंट थी, ना ही कोई कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे थे। मैं इन्हीं उलझनों और इन्हीं सोचों के साथ घर पहुंची। मेरी छोटी बहन रिद्धि ने घर का दरवाज़ा खोला तो मुझे आस भरी नज़रों से देखने लगी। मैंने जब ये खुशखबरी सबको सुनाई तो सभी खुशी के मारे चीख पड़े थे। मैंने उस चेक के पैसों से अपनी शॉपिंग की, क्योंकि मुझे अब ऑफिस जाना था, वो भी किसी की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर। अपनी तरफ से मैंने बहुत ही कीमती और अच्छी ड्रेस खरीदी थी, लेकिन जो डिमांड मेरे बॉस ने एक हफ्ते के बाद रखी, वो सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आई थी कि मुझे इस ऑफिस में काम क्या करना है। मैं पूरा दिन बस बॉस के ऑफिस में ही बैठी रहती। ना मुझे लैपटॉप पर कुछ सिखाया गया था, ना ही मुझे बॉस ने अपनी मीटिंग के बारे में कोई बात की थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई डेकोरेशन पीस हूँ, खूबसूरती से तराशा हुआ, जिसे मेरा बॉस देखकर अपनी आंखें ठंडी करता हो। मैं जब तक बॉस के रूम में बैठी रहती, वो लगातार मुझे ही देखता रहता। कभी कभी मुझे अपने साथ मीटिंग पर भी लेकर जाता। मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करता, बस मैं गैर जरूरी चीज की तरह कुर्सी पर बैठी रहती। मैं एक हफ्ते में ही इस काम से उकता गई थी। मैंने एक हफ्ते बाद ही बॉस से कह दिया कि आखिर आप मुझसे कोई काम क्यों नहीं लेते, मैं यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैडम जी, जिस गेटअप में आप आती हैं ना, मैं आपको लोगों के सामने बिठाकर दिखा ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने खुद पर एक नज़र डाली। मैंने महंगे ब्रांड का सूट पहना हुआ था और मेरे कंधों पर दुपट्टा पड़ा हुआ था। मुझे तो अपने हुलिये में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मेरी बात सुनकर वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठकर मेरे पास आ गया। मैं भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ये फुल स्लीव बाजू, कंधों पर फैला हुआ ये दुपट्टा, हसीन बालों की बंधी हुई चोटी या जूड़ा, खुद को आईने में देखो लड़की। अगर ऐसे में तुम्हें अपने क्लाइंट के सामने लेकर जाऊंगा तो वो मुझे ऑर्डर ही नहीं देंगे। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब जानती हो तुम? ये कहकर वो मेरी आंखों में देखने लगा। ना जाने ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि मुझे उलझन सी महसूस हुई थी। मैं एकदम 2 कदम पीछे हटी थी। वो फिर मेरे करीब आकर धीरे से बोला, पर्सनल सेक्रेटरी तो ऐसी होती है कि सामने वाला उसे देखकर अपने होश खो बैठे और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते समय भी आदमी की नजरें और ध्यान पर्सनल सेक्रेटरी पर ही रहे। हीरे को तराश कर पेश करूं तो उसकी कीमत अच्छी लगती है। ये कहते कहते वो मेरे सर से दुपट्टा उतार चुका था, मेरे बालों को जूड़े से भी आज़ाद कर चुका था। मैं यूं थी कि जैसे होश से बेगाना हुई थी। वो मेरे बहुत करीब खड़ा था। एकदम ही मैं पीछे हटी थी। उसकी बेशर्म नजरें जो मुझे बहुत कुछ समझा रही थीं। मैं एकदम से बेचैन हो उठी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ा और कमरे से बाहर आई और ऑफिस से निकलकर सीधे घर चली आई। मैं शायद जितना आसान समझ रही थी, ये काम इतना भी आसान ना था। मेरे बॉस ने जिस बेशर्मी का इजहार किया था, मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। मैंने सोच लिया था कि एडवांस में से जितने पैसे मैंने खर्च कर लिए हैं, वो भी थोड़े थोड़े जमा करके मैं बॉस को लौटा दूंगी और बाकी के पैसे मेरी माँ के पास ही रखे थे, उन्हें वापस लाकर उस बॉस को लौटा दूंगी। मेरा दिल उस ऑफिस में काम करने का अब नहीं कर रहा था। मेरे बूढ़े बॉस के क्या घटिया इरादे थे, मैं समझ चुकी थी। मैं अपनी इज्जत को उसके सामने परोस नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मुझे डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई मेहमान हो। मैं जैसे ही डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, कुछ अजनबी लोग वहां पर बैठे चाय पी रहे थे। सामने टेबल पर बहुत से खाने पीने के सामान पड़े हुए थे। मेरी माँ ने मुस्कुराकर उन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये नीलम है, मेरी दूसरे नंबर की बेटी, सीमा से छोटी। सीमा दीदी उन लोगों के सामने बैठी थीं। मेरी माँ ने मुझे मिठाई खिलाई और कहा कि सीमा का रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर मुझे अपने बॉस की सारी बातें मैं भूल चुकी थी। मैं खुश थी कि चलो, सीमा दीदी का रिश्ता तो तय हुआ। वरना सीमा दीदी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, ऐसा लगता था जैसे सीमा दीदी डिप्रेशन का शिकार हो रही थीं। उनके बालों में चांदी भी उतरने लगी थी। और आज जब ये खबर मिली कि सीमा दीदी का रिश्ता तय हो गया है, तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेहमानों के जाते ही मेरी माँ मुझसे कहने लगी,
अच्छे लोग हैं इसलिए मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। बस उन लोगों को शादी 6 महीने में चाहिए। वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह अच्छी लग चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि घर का गुजर बसर पापा की पेंशन पर ही कर लूँ और तुम्हारी तनख्वाह से सीमा की शादी की तैयारियाँ शुरू कर दूँ। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। रात को साहिल का कॉल आया, लेकिन मेरे दिमाग में तो मेरी बॉस की बातें घूम रही थीं। मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। वो तो मेरी बहन का रिश्ता तय कर चुकी थीं। मैं इसी सोच विचार में गुम थी कि अब क्या करूं। और जब मेरी दीदी ने मुझे मोबाइल हाथ में थमाया, मैं बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगी, साहिल का कॉल आ रहा है, तुम कहाँ गुम हो? मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरी मंगनी की तस्वीर नज़र आ रही थी। साहिल के नंबर पर मैंने अपनी मंगनी की फ़ोटो लगा रखी थी। मैंने अपने उलझे हुए जहन को झटका और फ़ोन उठा लिया। साहिल मुझे सीमा के रिश्ते की तय होने की बधाई देने लगा। कहने लगा, अच्छा हुआ कि सीमा की जल्द से जल्द शादी हो रही है। मैं उसे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। साहिल कहने लगा, क्या बात है नीलम, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? वैसे बात नहीं कर रही जैसे रोज करती हो। मैंने कहा, बात तो कर रही हूँ ना। वो कहने लगा, जानती हो, पूरा दिन मुझे बस इसी समय का तो इंतजार रहता है। तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो दिन भर की थकान भूल जाता हूँ। मैं गायब दिमागी से साहिल की बातें सुन रही थी। मैंने साहिल से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरा सर दर्द सुनकर शायद साहिल परेशान हो गया था। कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानती थी वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ से जाने से पहले जब वो मुझसे मिलने आया था तो उसके जाने पर मैं कितना रो रही थी। आंखें तो उसकी भी गीली थीं, लेकिन मुझे चुप करवा रहा था। कहने लगा, नीलम अगर तुम रोगी तो मैं कैसे जाऊँगा? प्लीज़ मुस्कुराकर मुझे विदा करो। और सारी बर्दाश्त के बावजूद अपने आंसू मैं रोक नहीं पाई थी। मैंने कहा, 5 साल कम तो नहीं होते साहिल। मेरे शिकवे पर वो कहने लगा, जाना तो पड़ेगा ना नीलू। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने घर लाने से कम अपना घर तो बना लूँ, ताकि बाद में मुश्किल ना हो। लेकिन अगर तुम यूं रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। फिर सारी जिंदगी ही किराए के मकान पर धक्के खाते गुजरेगी। मेरे आंसू वो अपने हाथों से साफ कर रहा था। मैंने साहिल की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम रह सकोगे मेरे बगैर 5 साल? मेरे सवाल पर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, इसीलिए तो तुम्हें अपने नाम करके जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें खोने का डर ना हो। बाहर रहना मेरी मजबूरी है, अपने हालात भी तो सुधारने हैं। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन उसने मुझसे मना कर दिया। कहने लगा, तुम बाहर मत आना। मैंने पूछा, क्यों? तो कहने लगा, तुम्हारे सामने मैं जाना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी आवाज़ में वाकई नमी घुली हुई थी। फिर वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। साहिल का हमारे घर बचपन से ही आना जाना था। हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते लड़ते झगड़ते बड़े हुए थे। वो मुझे बहुत परेशान करता था। मैं किचन में होती तो किचन में आ जाता, और जब तक मैं खाना बनाती वो मेरे पास खड़ा रहता और मुझे तंग करता रहता। पहली बार मैंने साहिल को गुस्से में उस समय देखा जब कॉलेज से वापस आते हुए मुझे एक लड़का परेशान कर रहा था। साहिल वहीं से गुजर रहा था। ये देखकर वो मेरे पास आ गया और उस लड़के को मारने लगा। साहिल इतना जज्बातों में बह गया था कि मार मार कर उस लड़के का सर फोड़ दिया था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलम के आस पास भी आने की? साहिल के गुस्से को देखकर पहली बार मुझ पर यह राज खुला कि साहिल मुझसे मोहब्बत करता है। साहिल की यादों ने मुझे कुछ पल के लिए सब कुछ भुला दिया था। मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं गई। मेरी माँ ने वजह पूछी तो मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। लेकिन तीसरे ही दिन बॉस की गाड़ी ड्राइवर के साथ मेरे घर के सामने खड़ी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, तुम क्यों छुट्टियाँ करने लगी हो? अभी तो तुम्हारी नई नई जॉब शुरू हुई है। ये ना हो कि छुट्टियों की वजह से तुम्हारी नौकरी छूट जाए। सीमा की शादी भी सर पर है। न चाहते हुए भी तैयार होकर मैं गाड़ी में बैठ गई। मुझे कुछ हैरत भी थी, क्योंकि बॉस कभी भी ऑफिस के स्टाफ के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं भेजते थे। मगर जब वो गाड़ी ऑफिस के बजाय एक मॉल के सामने जाकर रुकी तो मैंने ड्राइवर की तरफ नासमझी से देखा। वो कहने लगा, बॉस का हुक्म है कि आपको ड्रेसअप करवाकर 5 स्टार होटल ले जाऊं। वहाँ बॉस के कुछ क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, मीटिंग है उनके साथ। मैं उस ड्राइवर के साथ उस मॉल में बनी एक बहुत ही बड़ी बुटीक में चली गई। वहाँ पहले से मेरे लिए एक ड्रेस तैयार था, जिसे देखकर ही मैं शर्म से पानी पानी हुई थी। मैंने उसे पहनने से साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने बॉस का नंबर मिलाकर फ़ोन मुझे थमा दिया। मैंने बॉस से कहा, मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती। बॉस ने कहा, ठीक है, मेरा एडवांस वापस करो और चलती फिरती नजर आओ। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां शहर में मौजूद हैं, जो मेरे एक चेक पर मुझे वैसी ही नजर आएंगी जैसा मैं चाहता हूँ। वो पैसे तो मेरी माँ ने कुछ लड़के वालों की आवभगत में खर्च कर दिए थे, और कुछ सीमा दीदी की दहेज के लिए सामान ले आई थीं।
मैं बॉस को पैसे कहाँ से वापस लौटाती। मैं खामोश हो गई। ये मेरी पहली मजबूरी थी जिसने मुझे ये बेहुदा ड्रेस पहनने पर मजबूर किया था। वहीं एक लड़की मौजूद थी जिसने मुझे 1 घंटे में बड़ी महारत से मेरे हुस्न को मेकअप से और भी ज़्यादा निखार दिया था। इस घटिया ड्रेस और इस हुलिये में मुझे शर्म आ रही थी। ड्राइवर मुझे बहुत ही आलीशान महंगे 5 स्टार होटल में ले गया, जहाँ होटल के कमरे में मेरा बॉस कुछ विदेशियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। मुझे देखा तो वो सब के सब नजरें पलटना भूल गए थे। मेरे बॉस ने फौरन से खड़े होकर मेरे कंधे पर बाजू फैलाया और उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाने लगा। मुझे अपने बॉस का यूं खुद से करीब आना बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मुझे ऐसी चीज़ों की आदत नहीं थी। बॉस ने मुझे उन लोगों में से एक आदमी के साथ बैठा दिया। लंच के बीच भी सबकी नज़रें मुझ पर ही थीं। उस वक्त 4 मर्दों में मैं एक अकेली लड़की थी। खाने के बाद मुझे मेरा बॉस उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। जिस कमरे में वो मुझे लेकर गया उस कमरे में मैं थी, मेरा बॉस था और एक और आदमी था जिसकी उम्र भी मेरे बॉस के लगभग ही थी। उस आदमी की नज़र मेरे ही ऊपर थी और वो मेरे बॉस के सामने रखी फाइल पर साइन कर रहा था। शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मेरे बॉस के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने दिल में धन्यवाद किया कि चलो जान छूटी, अब मैं घर जा सकती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो मेरा सब कुछ लुटना बाकी था। तभी वेटर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 3 गिलास जूस के थे। एक गिलास बॉस ने मेरे सामने रख दिया। मजबूरन मुझे वो जूस पीना पड़ा। उस बीच बॉस और वो आदमी अपने काम के बारे में बातें करते रहे, लेकिन वो जूस पीते ही मुझ पर बेहोशी सी छाने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझ पर नींद का असर क्यों हो रहा है। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था और तभी मेरा बॉस खड़ा हुआ, उस आदमी से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। मुझे यही तक याद है, लेकिन उसके बाद मैं अपने होश खो बैठी थी। सच ही कहते हैं, जो सो गया उसका सब कुछ खो गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास सिवाय अपनी बर्बादी के आंसू बहाने के कुछ भी नहीं बचा था। उस अंग्रेज ने कॉन्ट्रैक्ट के बदले मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मैं होश में आते ही रोने चीखने लगी। वो आदमी शराब के नशे में था। मुझसे कहने लगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे बॉस का ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, निकलो मेरे कमरे से। उसके नफरत और अपमान भरे शब्द सुनकर मैं उठकर होटल से बाहर निकल आई। सामने ही बॉस की गाड़ी खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे उसी मॉल में ले गया ताकि मैं अपने पुराने हुलिये में वापस आऊं। मैंने अपने कपड़े बदले और उस ड्राइवर ने मुझे मेरे घर के सामने उतार दिया। रात का अंधेरा छा गया था। मेरी जिंदगी भी इस अंधेरे में अंधेरी हो चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो ड्राइवर ने मुझे एक चेक दिया। कहने लगा, ये बॉस ने तुम्हें बोनस दिया है, तुमने बॉस के क्लाइंट को इतना खुश जो किया है। मुझे लगा जैसे मेरे मुंह पर एक गंदी गाली दी उसने मुझे। मैंने वो चेक लिया और उसे फाड़ने लगी तो वो ड्राइवर कहने लगा, ये क्या कर रही हो, पहले देख तो लो कि चेक में कितने पैसे हैं। अपना सब कुछ तो तुम खो ही चुकी हो। चेक को फाड़ देने पर भी वो लौट कर वापस नहीं आएगा। ये चेक रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो चेक हाथ की मुट्ठी में दबाकर गाड़ी से नीचे उतरी और घर में दाखिल हुई। मेरे हाथ में चेक देकर मेरी माँ ने मुझसे वो चेक ले लिया। चेक देकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे 5 लाख का चेक था। नीलम, इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए हैं तुम्हारे बॉस ने? अपनी माँ के सवाल पर मैंने उन्हें खाली खाली नज़रों से देखा। मैं क्या बताती कि ये पैसे मेरी बर्बादी के हैं। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा तुम्हारे बॉस ने एडवांस पैसे दिए होंगे तुम्हारी बहन की शादी का सुनकर। ये तो चलो उन्होंने बहुत अच्छा किया बेटा। मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बेड पर आकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बर्बादी मेरी बहन के घर की आबादी का कारण बनी थी। सीमा दीदी का सारा दहेज तैयार हो चुका था। मैं अब दोबारा उस बूढ़े की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए फ़ोन करके नौकरी से जवाब दे दिया। साहिल का फ़ोन आया तो मैंने उससे भी बात नहीं की। क्या बताती, क्या बात करती कि तुम मुझे जैसा छोड़ कर गए थे मैं अब वैसी नहीं रही। मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे ऑफिस न जाने की वजह पूछती तो मैं बहाना बना देती, लेकिन एक दिन मेरी माँ जब बहन की शादी की शॉपिंग करके घर लौटी तो उनके सीने में दर्द की तेज लहर उठी थी। उन्होंने उस समय इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मगर रात को उनको हार्ट अटैक आ गया। हमारे पास तो किसी सवारी का भी इंतजाम नहीं था। पड़ोसियों की मदद से मैं अपनी माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा अगर कुछ दिनों में ऑपरेशन नहीं किया गया तो तुम्हारी माँ मर सकती है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे मजबूरन अपने बॉस को फिर से फ़ोन करना पड़ा। मैंने अपने बॉस से कहा कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बॉस कहने लगा, तुमने तो नौकरी छोड़ दी थी, खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा फ़ोन किया। वो फ़ोन बंद कर चुका था। मैं रोने लगी।
अगले दिन मैं उसके ऑफिस के रूम में बेबसी से हाथ जोड़े खड़ी थी। उससे अपनी माँ के लिए दया की भीख मांग रही थी। वो पत्थर दिल इंसान कहने लगा, पहले मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। बहुत ही बदतमीजी से तुमने फोन पर बात की थी, उस बात की माफी मांगो। उस जैसा मगरूर और घमंडी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मैं बेबस थी, इसीलिए उसके कदमों में आकर बैठ गई, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगी। उसने अपना चेहरा मेरे करीब किया और सिगार का धुआं मेरे मुंह पर फेंक दिया और बहुत ही नफरत से कहने लगा, मैं बिना किसी मकसद के किसी को एक पाई भी नहीं देता। जो काम तुमने उस दिन होटल में बेहोशी में किया था, आज के बाद पूरे होशो हवास में करोगी तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाए तो मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी और इसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना पड़ेगा। फिर तुम मेरे हुक्म के बिना मेरे काम से इनकार नहीं कर सकती। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे सामने रख दिया और कहा कि इस पर साइन करो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दूंगा, इसके अलावा तुम्हें और भी पैसे देता रहूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, गुलामी थी, पाप का दलदल था, लेकिन मेरे पास उस समय कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उस पेपर को देखा। मेरी इज्जत की अर्थी निकलने की हर बात उसमें लिखी हुई थी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने कांपते हाथों से उस पर साइन करने लगी। आंखों के सामने साहिल का चेहरा आने लगा, लेकिन उस समय मेरी माँ की जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैंने वो पेपर साइन कर दिए। उस दिन मेरे अंदर की लड़की की मौत हो चुकी थी। उस इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने अपनी आंखों से आए आंसू साफ किए और कहा कि मुझे अब पैसे दे दो, मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना है। वो कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने कहा कि डॉक्टर को कहकर आई हूँ कि मैं पैसों का इंतजाम करके आऊंगी। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थीं, मगर सामने बैठा वो आदमी भी और जोर से कह कहे लगाने लगा। कहने लगा, मेरे साथ होटल जाओगी और मेरा ड्राइवर हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसे जमा करवाएगा। जब तक ऑपरेशन होगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। मैं उसकी बात पर नम आंखों से उसे देख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं देखा था। मुझे उस इंसान से इतनी नफरत हो रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे जान से मार डालती। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी थी, उसकी गुलामी तक करने को तैयार थी, लेकिन उस इंसान के अंदर इंसानियत तो मर चुकी थी। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया जो उस वक्त मेरी माँ के पास अस्पताल में मौजूद थी। मैंने कहा, पैसे उसके पास पहुँच जाएंगे, वो ऑपरेशन करवा ले, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना है। एक बूढ़े आदमी को अपना आप सौंप देना किसी अजाब से कम नहीं लग रहा था। उस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा नफरत और घिन महसूस हो रही थी। उस रात मेरा बूढ़ा बॉस मेरे शरीर से अपनी हवस पूरी करता रहा और मुझे तो खबर ही नहीं हुई कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं अस्पताल पहुंची तो मेरी बहन मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, नीलम, तुम्हारे लिए माँ से बढ़कर मीटिंग थी। मेरी दीदी रो रही थीं। मैं उन्हें क्या बताती कि अपनी माँ की जिंदगी की कौन सी कीमत चुका कर आई हूँ। वो मेरे साथ लग गईं और रोने लगीं, कहने लगीं, मम्मी मर चुकी हैं। दीदी के इन शब्दों ने तो मुझे जीते जी मार डाला था। वो कहने लगीं, ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो आपके बारे में ही पूछ रही थीं। उनके होठों पर एक ही नाम था कि नीलम कहाँ है। वो रोते हुए मुझे बता रही थीं और मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान तोड़ दिया हो। मैं वहीं चकराकर गिरकर बेहोश हो गई थी। मेरी गुलामी और इज्जत की नीलामी भी मेरी माँ की जान नहीं बचा सकी थी। अगर अपने कॉन्टैक्ट से पीछे हटी तो वो इंसान मुझ पर केस कर देता। मैंने अपने मंगेतर को फ़ोन कर दिया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे वजह पूछता रहा, कहने लगा, नीलम, होश में तो हो, मुझे बता हुआ क्या है। मैंने साहिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, उसके साथ झूठ और बेईमानी नहीं कर सकती थी। मैं जिस राह पर चल पड़ी थी उस राह की कोई मंजिल नहीं होती, उस राह से कोई लड़की वापस लौट कर नहीं आ सकती। और फिर मैं जानती थी जहाँ साहिल काम करता है वहाँ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका पासपोर्ट उस कंपनी के पास है। वो 5 साल से पहले साहिल को वापस नहीं आने देंगे। बेहतर था कि राहें अलग कर लेते। मैंने अपने आप को अंदर से मार डाला था। मेरे अंदर अब जीने की कोई उमंग नहीं बची थी, लेकिन जब अपनी बहनों का चेहरा देखती तो मजबूरन ये जिंदगी जीना पड़ती थी। मैंने कुछ दिन के बाद ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और जब मेरे बॉस ने सुना कि मेरी माँ मर गई है तो उसने बस झूठ मूठ का अफसोस किया था। अब मैं रेगुलर ऑफिस जा रही थी और इंतजार में थी कि कब मेरा बॉस अगली बार मुझे किसी अमीर आदमी के सामने पेश करेगा और अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पूरा 1 महीना गुजर गया था, बॉस ने किसी भी अमीर आदमी के सामने मुझे पेश नहीं किया था। एक दिन मैं हैरान रह गई। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे बॉस के कमरे में एक दूसरी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी।
मैंने जब पूछा तो वो कहने लगा, ये मेरी नई सेक्रेटरी है। मैं खुश हो गई कि चलो, लगता है इसने मुझे जॉब से निकाल दिया है और मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन वो कहने लगा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, तुम भी मेरी सेक्रेटरी ही रहोगी। उसके बाद वो मेरा बॉस उसी लड़की को अपने साथ होटल ले जाता, लेकिन मुझे ऑफिस में ही छोड़ देता था। मैं उसकी गैर मौजूदगी में ऑफिस के सारे काम देखती थी। मुझे हैरत हो रही थी कि भला वो मुझे होटल क्यों नहीं ले जाता। और एक दिन मुझ पर ये राज भी खुल गया, जब वो मेरे बहुत करीब आ गया, इतने करीब कि उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगीं। मैंने उसे खुद से दूर धकेला तो उसने मेरा मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की? तुम भूल चुकी हो कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुका हूँ और जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। शुक्र मनाओ कि मैं अब तुम्हें और लोगों के सामने पेश नहीं करता, तो मैं खुद तक ही सीमित रखा है। और उसकी वजह यह है कि तुम मेरे दिल को भा गई हो। अब तुम सिर्फ मेरी ही रातें रंगीन करोगी, ना कि दूसरों की। और इसीलिए दूसरों के लिए मैंने एक दूसरी सेक्रेटरी रख ली है। अब तुम सिर्फ मेरे लिए हो और तुम्हें मुझे खुश करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो मेरे बहुत करीब आ गया और मुझे खुद में समेट लिया। मैं अपने बचाव के लिए हाथ पांव भी नहीं मार सकती थी, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है तो मुझसे शादी कर लो, ये रोज रोज का गुनाह मुझसे सहा नहीं जाता। वो कहने लगा, तुमसे शादी मैं क्यों करने लगा? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, शादी के लिए नहीं। ये कहकर वो चला गया था। मैंने आखिरी बार अपने बहते आंसू पोंछे थे। मैंने अब अपने दिल में कुछ ठान लिया था कि मुझे अब आगे क्या करना है। उसके सारे कारोबार को मैं समझ चुकी थी। इन 8 महीनों के अंदर मैंने उस आदमी को अपना मोहताज बनाकर रख लिया था। वो मेरे बगैर बिल्कुल जीरो था। मेरी खूबसूरती उसके हवासों पर बुरी तरह से सवार हो चुकी थी। ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था, मुझ पर विश्वास भी करने लगा था। बस वो मुझे इज्जत के साथ अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। मैंने एक जॉइंट अकाउंट बनवाया, उसका सारा बैलेंस उसमें रखवा लिया। उसकी सारी डील्स के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन रखती थी। उसकी हर डील पर दूसरा साइन मेरा ही होता था। मैंने उसे शराब और अपने हुस्न का इतना आदी बना लिया था कि अब वो कई कई दिन तक होटल के कमरे में नशे में चूर पड़ा रहता था। और अब मैं इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं उसको इतनी शराब पिला देती कि वो अपने होश खो बैठता था और बेहोशी की हालत में ही अपने कमरे में पड़ा रहता था। नशे की हालत में ही मैंने उसकी हर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसका बंगला भी अपने नाम करवा लिया था। मैं उस दरिंदे को पाई पाई का मोहताज कर देना चाहती थी। उसके क्लाइंट्स अब मुझसे ही डील करते थे। मैं उसकी हर चीज़ अपने नाम कर चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियाँ बहुत धूमधाम से की थीं। अपना आप बेचकर मैंने उन्हें इज्जत की ज़िंदगी दी थी। जब मैंने उस आदमी का सब कुछ अपने नाम कर लिया, तो फिर उस दिन मैंने बड़ी बेचैनी से इंतजार में थी उस इंसान के ऑफिस में आने के लिए। उसके रूम में उसकी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी मैं उसका इंतजार कर रही थी। उसने शायद अपनी बेटी की सालगिरह पर उसे तोहफा देने के लिए बैंक से पैसे निकलवाने थे, लेकिन बैंक अब मेरे इशारे के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता था। उसे एक पैसा भी नहीं देता। वो बुढ़ा बड़े तेज और गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। मेरे होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मुझे देखकर वो गुस्से से चीख पड़ा था, लेकिन मैंने भी एक तेज नज़र उस पर डाली थी। मैंने कहा, आपको अंदर आने का तमीज नहीं है कि पहले बॉस के कमरे पर दस्तक दी जाती है और इजाज़त मिले तो अंदर आते हैं, वरना बाहर से ही लौट जाते हैं। मेरी बात पर वो गुस्से से बिखर पड़ा था और अंदर आकर कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा, मुझसे तमीज़ से बात करो, वरना अपने गार्ड को बुलवाकर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। वो कहने लगा, तुम शायद अपनी औकात भूल रही हो। थोड़ी ही देर में कमरे में वकील मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसे अंदर आने की अनुमति दी। उस वकील से कहा कि इस इंसान को इसकी औकात दिखा दो। वकील ने उसे सारे कागज दिखा दिए तो वो यूं हो गया था जैसे उसे किसी ने मौत की सजा सुना दी हो। वो बिल्कुल खाली दामन हो चुका था। कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा, तुमने भी तो मुझे नशा देकर धोखे से एक दरिंदे के हवाले मुझे कर दिया था, कुछ पैसों की खातिर। मैंने तो हिसाब बराबर किया है। उसका टूटा हुआ गुरूर, धुआं होता चेहरा देखकर मेरे अंदर बैठी बेबसी की लड़की आज नाच रही थी, झूम रही थी। मैंने कहा, कल तक अपना बंगला खाली कर देना, वरना धक्के मार कर उस घर से निकलवा दूंगी। आज तक उन आंखों में मैंने सिर्फ घमंड, गुरूर और हवस देखी थी। आज आंसू देख रही थी, बेबसी देख रही थी। वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और गार्ड को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा दिया।
कुछ दिन बाद उसकी बेटी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने भी उस लड़की से वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जो साइन आज से 1 साल पहले उसके बाप ने मुझसे करवाया था। आज उसकी बेटी मेरी जगह खड़ी थी, रोते हुए उसने साइन किया था। मैंने उसे एक होटल में भिजवा दिया और ड्राइवर को हॉस्पिटल उसके बाप के ऑपरेशन के लिए फीस जमा करवाने भेज दिया। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन थी। मुझे लगा उस लड़की के साथ जो कुछ होने जा रहा है, ऐसा लग रहा था उसकी तकलीफ मैं अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। गलती उसके बाप की थी तो फिर सजा उस मासूम लड़की को क्यों मिलती। मैं फौरन से होटल में चली गई और मैंने उस लड़की की इज्जत बचा ली और डील कैंसिल कर दी। मैं एक औरत थी, उस मर्द जैसी बेहिस नहीं, क्योंकि जो तकलीफ मैंने सही थी मुझे उसका एहसास था। मैंने उस लड़की को उसकी सारी जायदाद वापस कर दी। वो रोते हुए मेरा धन्यवाद करने लगी। जब उसके बाप का ऑपरेशन हुआ और जब वो होश में आया तो सच्चाई जानकर मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम्हें इज्जत के साथ अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे अब उसकी पत्नी बनना मंजूर नहीं था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अभी 1 साल बाकी था, लेकिन मेरे बॉस ने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। मैंने भी ऑफिस छोड़ दिया और अपने फ्लैट में रहने लगी, अपना बिजनेस शुरू कर लिया। वहाँ पर मैं ऐसी गरीब मजबूर लड़कियों को नौकरी पर रखती थी जो अपने घर की अकेली जिम्मेदारी को उठाने वाली होती थीं। मैं नहीं चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मेरी बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया था, किसी और लड़की के साथ भी वैसा ही हो। मैं नहीं चाहती थी कि फिर से कोई नीलम किसी की हवस का निशाना बने। इस बात को 5 साल गुजर चुके थे। मैंने अपनी ज़िंदगी का बस यही मकसद बना लिया था। अचानक एक दिन मुझे एक कॉल आई कि एक नौजवान आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि ऑर्डर पर माल तैयार करवाना है। बच्चों के गारमेंट्स कपड़ों की फैक्ट्री थी जहां लेडीज़ वर्कर बच्चों के कपड़े सिलाई करती थीं। शायद वही लेने के लिए आया है। मैंने कहा उसे अंदर भेज दो। मैंने अपने साड़ी का पल्ला ठीक किया और कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। पैंट कोट पहने वो लड़का कोई और नहीं बल्कि साहिल था। मेरे होंठों से अचानक ही निकला, साहिल तुम। और मैं एकदम से खड़ी हो गई। तुम यहाँ? साहिल कहने लगा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैं चाहती थी साहिल यहाँ से चला जाए, मुझसे कोई सवाल ना करे। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, ना ही उसका सामना कर सकती थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन मैंने साहिल से मुंह फेर लिया, अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और कहा, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, संबंध तुमने तोड़ा था, मैंने नहीं। ये कहकर वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मैं वहाँ पर अपना तमाशा नहीं चाहती थी। सारे वर्कर्स मुझे देख रही थीं। मैं खामोशी से उसके साथ बाहर आ गई। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। कहने लगा, तुम अगर ये नहीं चाहती कि यहाँ तमाशा हो तो खामोशी से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे समंदर के किनारे ले गया। गाड़ी से उतरकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे समंदर के किनारे ले गया। कहने लगा, बताओ ऐसा क्या हुआ था कि तुमने फ़ोन कॉल करके मुझसे मेरे जीने का हक ही छीन लिया? क्या इतना आसान था तुम्हारे लिए मुझसे हर रिश्ता ख़त्म कर देना? बुरे हालात किसी पर भी आ सकते हैं, लेकिन कोई अपने चाहने वालों के साथ ये सब तो नहीं करता। आज बरसों के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, साहिल तुम अपनी ज़िंदगी बसाओ और उसमें खुश रहो। मैं जिस मकाम पर खड़ी थी वहाँ तुम कहीं नहीं हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैंने सोचा कि उसे सब कुछ सच सच बता देती हूँ ताकि वो अपना रास्ता बदल ले। और फिर मैंने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। वो खामोशी से मेरी हर बात सुनता रहा। फिर कहने लगा, क्या मैं मर गया था नीलम? मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुमने एक बार भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक बार भी अपना समझकर अपनी परेशानी मेरे सामने नहीं रखी। एक बार तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हारा अपना था। तुमने क्यों दूसरों के सामने हाथ जोड़कर खुद को बर्बाद किया? आज फिर मेरे बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ रहा था। कहने लगा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुम्हारे घर कब आऊं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए? मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये सब जानकर तुम मुझे अपनाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो साहिल? तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। वो कहने लगा, मैं एक अच्छी लड़की से ही कह रहा हूँ। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुमने किया वो मजबूरी में किया। मैं आंखें फैलाए साहिल को देख रही थी। मैं नहीं जानती थी ये मर्द का कौन सा रूप है जो मुझे साहिल के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन खैर एक सहारे की जरूरत थी मुझे, इसीलिए मैं इनकार न कर सकी। और फिर
साहिल से मोहब्बत करती थी। मैंने ही उसकी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर कहीं दफन कर लिया था, लेकिन अब भी साहिल मेरे दिल की धड़कनों में बसता था। अचानक ही रोते हुए मैं साहिल के सीने से जा लगी थी। साहिल ने भी मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। आज जिंदगी मुस्कुरा रही थी और मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा हो रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। मेरी उम्र 33 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस मोड़ पर थी जहां लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में चांदी उतर जाए उसके बाद तो लोग औरत को बेकार समझने लगते हैं। बस मैं भी उसी उम्र में थी। अब मैं किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच रही थी, पर एक दिन तो हद हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उम्र में तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसकी 3 बार तलाक हो चुकी हैं। उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी कपकपी शुरू हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार शादी हो चुकी है और एक भी पत्नी उसके पास नहीं रुकी। भला जिसकी 3 बार तलाक हुई हो वो किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर मेरी माँ ने अगले ही पल एक अजीब बात कही, तुम पूछोगी नहीं तलाक होने के पीछे क्या कारण थे? मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। मेरी माँ खुद ही बताने लगी कि बेटा, लड़का एक ही है, उसके घर में ना माँ है ना बहन है, बस एक बूढ़ा बाप है। उसकी उम्र 60 साल है। उस बाप बेचारे ने तो हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है और तलाक लेकर चली जाती है तो उस बूढ़े पर तरस आता है। उस बेचारे बुढ़े की अब जिंदगी कितनी रह गई है। उसका बेटा भी क्या करे? अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नियां उसके बाप पर इल्ज़ाम लगाती हैं तो वो उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उसके बाप को भी संभाल लो, उसकी सेवा करो, उसका दिल जीत लो, तो फिर कभी भी कोई समस्या नहीं होगी तुम्हें। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पापा का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है अगर तुम उस आदमी को अपने बाप समान समझो, उसकी खूब सेवा करो, तो तुम एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आता है। माँ की बात ने मुझे चौंका दिया था, साथ ही साथ मैं मायूस भी हो गई थी कि किसी का बाप इतनी ज़्यादा तलाकों की वजह कैसे बन सकता है। ये इल्ज़ाम सास के ऊपर होता तो एक बार को मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कम होती है, तो वो उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में उस बूढ़े के अलावा कोई और था भी कौन? हो सकता है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर बात तलाक तक जा पहुंचती हो। लेकिन मैं बात को जितना छोटा समझ रही थी वो इतनी छोटी हरगिज नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मैं आगे के दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ, और जिससे मुझे अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर को भी। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो हम लोग गरीब थे, भर भर के दहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे, और दूसरा, मैं मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। पढ़ी लिखी थी लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। रंग सांवला था लेकिन मेरे नयन नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वही बात कि लड़की गोरी होनी चाहिए, बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। खैर, मैंने अपने होने वाले पति से मिलने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की। मैंने माँ से कहा कि कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूँ। उस लड़के से मिलने के बाद मैं एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती हूँ कि आखिर पता तो चले कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली कि नहीं बेटी, उसके बाप की ये आज्ञा नहीं है। उसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत सेंसिटिव है। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और लड़के के बाप दोनों आ रहे हैं, तुझे कोई बात करनी है तो उसी समय कर लेना। लेकिन मैं तुझे ये इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के बाप से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों को तो शोभा देती हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, लड़के लड़कियों में भेद पहले ज़माने में किया जाता था, अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वो अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकें। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 5 बजे आ गए थे। मैं लड़के के बाप को देखकर दंग रह गई।
जिसे मेरी माँ ने 60 साल का बुढ़ा कहा था, वो तो 45 से 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि बाप बेटा नहीं, दोनों छोटे और बड़े भाई हैं। वो बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही शातिराना नज़रों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वो ज़्यादा नज़रें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब मैं तो कुछ ऐतराज़ कर नहीं सकती थी, वरना मेरी माँ कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते रहते हैं। जाते हुए मेरे ससुर ने मेरी गोद में 10,000 रुपये रख दिए। मुझे अपने ससुर की ये हरकत बहुत अजीब लगी। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर हाथ रखा, कहा, आज से तुम हमारी बेटी हुई, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की ज़रूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता रहता हूँ। वो आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था, लगता नहीं था कि कोई उसकी वजह से तलाक ले सकता है। वो भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही स्मार्ट हैंडसम था और अमीर भी बहुत था। खैर, मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अगर उस बूढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। मेरी माँ कहने लगी, तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह जबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती हैं। बिना किसी ठोस वजह के अगर अपने ससुर से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की। अपनी माँ की इतनी खतरनाक नसीहत सुनकर मेरा दिल कांप गया और माँ की नसीहत सुनकर मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक दोस्त गुंजन ने बताया, जिसे सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। गुंजन कहने लगी, मैं इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो अच्छी नहीं है। मैंने सुना है ये कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश टाइप का है। मैंने गुंजन से पूछा, लेकिन तुमने उन लोगों को कब देखा? कहने लगी, जब वो कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस समय मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी और तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी, ये वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को तलाक दे चुका है। गुंजन की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा होने वाला पति अपनी 3 तलाक होने की वजह से पहचाना जाता है। गुंजन फिर बोली, मुझे तो ये पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की तलाक तुम्हारे ससुर की वजह से हुई है। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने गुंजन से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले पति की 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है? गुंजन कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन ज़रूर ये बुढ़ा ठरकी है। ज़रूर कुछ ऐसी हरकतें करता होगा कि उसकी बहुएं तलाक लेकर चली जाती हैं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और उसका बेटा होते हैं। अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बुढ़ा कहीं से नहीं लगता, खुद भी जवान लगता है, चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होते होंगे, देखने में अच्छा भला जवान लगता है। गुंजन की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन पैदा हो गई थी। ज़रूर कुछ गड़बड़ है जिसे मेरी माँ मुझसे छुपा रही हैं, और वो मेरे होने वाला ससुर और मेरा होने वाला पति भी ज़रूर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी माँ से कहीं तो मेरी माँ कहने लगी, भगवान का डर करो लड़कियों, बुढ़ापा तुम पर भी आना है और तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है। तुम बुढ़ापे की वजह से किसी से नफरत नहीं कर सकती। हमारे ज़माने में लड़कियाँ कितनी समझदार होती थीं, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अक्ल ही नहीं है। छोटी सी बात पर ही अपना घर बिगाड़ कर बैठ जाती हैं। मेरी माँ ने गुंजन को भी डांट दिया। जब मेरी माँ चली गई तो गुंजन कहने लगी, अच्छा सुन हर्षिता, ऐसा कर, तू अपनी पति से ही बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी पहले 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। मैंने गुंजन को बताया कि मेरी माँ ने इस बारे में साफ मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। गुंजन ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी ज़िंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते ख़त्म करके अपने घर चली आना। पूरी ज़िंदगी उस नरक में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। गुंजन की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होकर शादी हो जाना थी। बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। बहुत ही सादगी से शादी होनी थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि हर्षिता की शादी हो रही है और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को छोड़ चुका है, वो भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना, मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी तलाक ना हो।
मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब अमित मेरे पास आए तो कहने लगे, तुम्हें यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दी है। ये बात तो तुम्हें ज़रूर पता होगी। लेकिन जिस कारण से मैंने उन 3 लड़कियों को तलाक दी है, मैं चाहूँगा कि वो कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को तलाक क्यों दी? मेरी बात सुनकर अमित के चेहरे पर दुख उभर आया। कहने लगे, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने मेरे बाप के साथ। इससे आगे अमित कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को। मैंने अपने पति अमित से कहा, लेकिन मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों पत्नियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गईं? मुझे पहले से पता होगा तो मैं सावधान रहूंगी और कुछ गलत नहीं करूंगी जो तुम्हारी और 3 पत्नियों ने किया। मेरी बात सुनकर अमित बोले, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुछ दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? अमित बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त गिले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। रोज़ रोज़ की झिकझिकबाजी मुझे पसंद नहीं। और इंसान जिससे शादी करता है उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मैं मोहब्बत में विश्वास रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी ज़िंदगी से गई हैं वो इसी वजह से गई हैं कि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज़्यादा सुंदर थीं। अमित की बात सुनकर मुझे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अमित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना। मेरे पापा की इज्जत करना। पापा के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही साफ तौर पर समझा रहा हूँ कि अपने पापा के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पापा के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगी तब भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। अमित की बात अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती तो मेरे छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगी संवर जाती। मेरे माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ बहार बनकर आ जाती। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा देना था। मैंने अमित को विश्वास दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पापा को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर अमित खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर मैं तो दंग रह गई। अमित बोले, हर्षिता, तुम्हें पता है मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने नाम में सिर हिला दिया तो अमित बोले कि मुझे मेरे पापा ने लेकर दी है कि दुल्हन को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पापा ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी। 3 तलाकों के बाद मैंने अंगूठी उनसे वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी उन्हें इतना पैसा दिया कि वो चाहें तो ज़िंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। ये बात हमारा भगवान जानता है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि हमारा समाज ऐसे मामलों में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और वैसे भी वो अपनी पहली तीनों पत्नियों की बुराई कर रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई। उन्हें अपनी पुरानी पत्नियों में से किसी के साथ भी हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर अंदर कमरे में बिना दस्तक दिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथों में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन अमित जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पापा, आपने क्यों परेशानी उठाई?
आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना, सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। अमित बोले, थैंक यू पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर अमित ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर चले गए। अमित ने गेट बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? अमित कहने लगे, मुझे दूध पसंद नहीं, दूध पीने से मेरा जी मिचलाने लगता है। लेकिन जब पापा मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पापा का दिल रखने के लिए दूध ले लेता हूँ, लेकिन उसे पीता नहीं। खिड़की के नीचे कटोरा रखा हुआ है, दूध उसमें डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर दूध को पी जाती है। तुम टेंशन न लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमित की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन अमित ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के अमित का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। अमित ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिशों में भिगोए रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वो तीनों लड़कियां क्यों चली गई थीं। सुबह मेरी आँख खुली तो अमित बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैं चुप रही। एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात, वो मेरे पति के पिताजी थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पिताजी को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी। बोले, बेटी, ये बहुत ही शुभ चुन्नी है। शादी का पूरा पहला दिन तुम इसे पहनकर रखना, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैं अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी लाकर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चुन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का मुझे इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में अमित बाहर आ गए थे। अपने पापा को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ? मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। अमित बोले, पापा की बात मानना और पूरे दिन ये चुन्नी को पहनकर रखना। मैं अमित से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पापा के चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती। वो हर वक्त मेरे आसपास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज़्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और अमित बहुत पास पास बैठे होते और अमित मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और अमित को हाथ पकड़कर उठा देते और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी बातें नापसंद थीं। अगर यही सब अमित करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अमित तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में बिजी हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में कहीं ये एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वो हमेशा उसमें ताला डाल कर रखते। जब सोने जाते तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने अमित से कहा कि अमित, तो तुम्हारे पापा कमरे में ताला क्यों डालकर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर अमित तो थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पापा की ये पुरानी आदत है, वो अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे भी अपने कमरे में जाने नहीं दिया। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो, पापा के कमरे को ऐसा ही रहने दो। हमारे घर में एक काम वाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी से नहीं करवाते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वो अपने कमरे को हमेशा ताला लगा कर रखते। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था जैसे कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होगा।
हम रोज अपने घर को साफ करते हैं तब भी गंदा हो जाता है। और फिर पापा के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई थी। मैंने यही बात अमित से कही तो अमित बोले, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पापा से आज्ञा ले लो, अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। अमित की आज्ञा मिलते ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली आई। आज दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे। मेरी तरफ से उनकी पीठ थी। मैंने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक लेडीज़ कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नज़र गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई थीं। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मेरी सास को तो गुजरे हुए न जाने कितना समय हो गया था। फिर भला मेरे ससुर के कमरे में लेडीज सामान क्या कर रहा था? आहट पर मेरे ससुर ने चौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। मैं भी बाहर ही चलता हूँ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, पापा जी, चाय तो मीना बना रही है, आप चलें चाय पी लें, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना कितना गंदा हो रहा है। मेरी बात सुनकर ससुर जी और भी ज़्यादा डर गए। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ़ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ की रोज़ अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो पापा जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं बाहर आ गई। तब तक मीना चाय बनाकर ले आई थी। मैंने बेमन से चाय पी और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त गुंजन का फ़ोन आया। कहने लगी, हर्षिता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहले की पत्नियां आखिर कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ से आई थीं और कहाँ गईं। जरूर कुछ दाल में गड़बड़ है। जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का बिजनेस करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। गुंजन की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वो सारे लेडीज कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों के ही थे। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा था तो फिर मैं भी इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी, और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी मैं अब। एक रात जब पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा ना हो जाएं और कहीं वो मेरी शिकायत अमित से न कर दें कि इतनी रात को मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैं कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज़ दोबारा आती है या नहीं, लेकिन अब लड़की की आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने अब कमरे की लाइट भी बंद कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे सुकून से नींद नहीं आई। अमित से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना अमित कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगाने लगीं। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख को सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए किचन में आए। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आ गए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस समय मेरे इतने करीब थे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। वो मुझे किचन से बाहर ले आए। ड्राइंग रूम में बैठाकर वो जल्दी से बर्फ़ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे पास बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ़ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वो मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज़ें लगाते रह गए। अपने ससुर की ये सब हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थीं, लेकिन अमित से कैसे कहूँ।
दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं अमित को दिखाकर अमित के पापा को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन अमित को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो अमित रात को 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 11 बजने वाले थे और अमित अभी तक नहीं आए थे। वैसे तो अमित के पास दूसरी चाबी थी, वो गेट खोलकर घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी अमित का इंतजार कर रही थी। अमित का इंतजार करते हुए मैं ड्राइंग रूम में ही टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आने लगीं। पहले तो रोने की आवाज़ हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ अब भी आ रही थी। मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया। खिड़की के पट खुल गए। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूद कर अंदर गई। इतनी देर में अमित भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मुझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वो भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैं अंदर जाकर कमरा अंदर से खोल चुकी थी। मेरे ससुर कमरे में नहीं थे। हाँ, वो लड़की अभी भी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। अमित भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई, उसको दिलासा देने लगी, लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे और अमित के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई लड़की नहीं बल्कि वो तो मेरे ससुर थे, जो फुल लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज़ निकालते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पापा को इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने पापा के पास गए, उन्हें चुप करवाया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। अमित जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, किसी बात का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और फिर अमित ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अमित ने बताया कि हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरी माँ हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरे पापा ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। हमारी वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वो शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वो 5 डाकू थे और मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पापा मेरी बहन के पास ही बैठे हुए थे, उससे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे पापा मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे। पापा को लगा मेरी बेटी जाने वाली है, इसके साथ कुछ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए थे। डाकुओं ने मेरे पापा को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज़ थी कि किसी ने मेरी बहन और पापा की चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की ज़िंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पापा ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो चीख मारकर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने खराब हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पापा कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। धीरे धीरे वो दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पापा को कभी हर्ट नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। अमित की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर गलत नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वो मुझे अपनी बेटी के रूम में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतनों के साथ भी शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और मेरी तीनों सौतनों ने मेरे ससुर के इस रवैये को गलत रंग दिया होगा, जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत ख्याल आया था। लेकिन मेरे ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी नज़र आती थी, इसीलिए वो अपनी बहू से ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते।
कभी कभी तो अपने बेटे अमित में भी डाकू नजर आने लगता था, इसलिए वो अमित को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वो अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब अमित को सारी सच्चाई पता चली तो अमित को भी बहुत अफसोस हुआ था। अमित ने मुझसे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उन तीनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात हिम्मत न दिखाती और खिड़की से कूद कर अंदर न जाती तो ये हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।